हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम यूटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो रिवीजन सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज रिवीजन सीरीज़ का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लर्निंग थ्योरीज़ को कवर करेंगे और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करें। पहली थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हमें बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अगर परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी किसकी है तो आंसर होगा बीएफ स्किनर, और इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम RNS टाइप कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें देखिए R और S यहाँ पे क्या है। R यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स को बताता है। देखिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था एक रैट पे, और यहाँ पे देखा गया कि पहले वो रिस्पॉन्स कर रहा है और रिस्पॉन्स करने के बाद उसे स्टिमुलस के फॉर्म में उसे यहाँ पे फूड मिल रहा था। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था कि यहाँ पे एक स्किनर बॉक्स तैयार किया गया, यानी कि एक केस तैयार किया गया जिसके अंदर एक चूहे को रखा गया, और उसके अंदर जब चूहा वहाँ पे क्या कर रहा था, एक लेवर को वहाँ पे पुश कर रहा था, तो उसको वहाँ पे फूड मिल रहा था। तो बीएफ स्किनर का ये मानना है कि पहले हम रिस्पॉन्स करेंगे और रिस्पॉन्स करने के बाद हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। और इन्होंने अपनी थ्योरी के साथ हमें यहाँ पे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का भी हमें कॉन्सेप्ट दिया। जैसे स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें बताया कि जब वो रैट को एक बॉक्स के अंदर रख रहा है, एक केज के अंदर रख रहा है, और रैट पहले उस लेवर को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, जो कि एक तरीके से उसका रिस्पॉन्स है। उसके बाद उसे यहाँ पे फूड मिल रहा है एज अ स्टिमुलस। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट तैयार किया गया, जिसके अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म बताए। एक बताया हमें री-इन्फोर्समेंट और दूसरा बताया हमें पनिशमेंट, जिसके यहाँ पे दो सब टाइप्स हैं। देखिए, पनिशमेंट जो है हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी बिहेवियर को कम करना होता है, किसी व्यवहार को डिक्रीज करना होता है। अगर हम री इन्फोर्समेंट की बात करें, री इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी बिहेवियर को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। और ये दोनों ही दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में स्टिमुलस हम देते हैं और नेगेटिव में हम स्टिमुलस बच्चे को नहीं देते। तो इस तरीके से हम पनिशमेंट और री इन्फोर्समेंट की मदद से किसी बिहेवियर को बढ़ा भी सकते हैं और बिहेवियर को डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, बिहेवियर को डिक्रीज हम तब करेंगे जब बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव व्यवहार होगा, तब हम चाहेंगे कि वो बिहेवियर वहाँ पे डिक्रीज हो। जबकि री इन्फोर्स करके हम किसी बिहेवियर को बच्चे में बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम वहाँ पे बच्चे को प्रेज कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आप अगर ये काम करोगे तो हम आपको गिफ्ट के फॉर्म में ये चीज़ देंगे। तो इस तरीके से वो बच्चा वो काम ज़्यादा करेगा और बिहेवियर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और पनिशमेंट जो है, यहाँ पे हम कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्रमोट नहीं करते, यानी कि बच्चे को मारना, बच्चे को डांटना। कहीं ना कहीं हम बच्चे को डांट सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं समझा सकते हैं, बट बच्चे को यहाँ पे मारेंगे नहीं। एक तरीके से हमें बस बिहेवियर को यहाँ पे डिक्रीज करना है। अब चलिए अगली थ्योरी को जरा डिस्कस करते हैं, जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि हमें थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है। इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी डिस्कस की थी, जो कि बीएफ स्किनर द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि री इन्फोर्समेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हमारा आंसर होगा बीएफ स्किनर। अब चलिए थॉर्नडाइक की थ्योरी जरा डिस्कस करें। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि थॉर्नडाइक को हम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। अगर हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो उसका आंसर होगा जीन पियाजे। और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। और देखिए, यहाँ पर इनका यह मानना था कि अगर हमें लर्निंग करानी है तो लर्निंग दो चीज़ों से एसोसिएट होती है, एक होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। और इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने कंडक्ट किया, जिसे हम पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक केज बनाया गया और इसके अंदर एक कैट को रखा गया, एक बिल्ली को रखा गया, जो कि भूखी थी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें ये बताया गया
इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हंग्री कैट ली गई थी, यानी कि एक कैट जिसको भूख लग रही है। और देखिए, अगर एक कैट को यहाँ पे भूख लग रही है तो उसे फूड की स्मेल दूर से ही आ जाएगी, अगर उसे केज के अंदर रखेंगे तभी भी। तो देखिए, ये जो स्मेल है यहाँ पे, ये स्टिमुलस का काम यहाँ पे कर रहा है। और जब वो केज के अंदर थी तब उसने एक बार वहाँ पे लेवर को प्रेस किया, और लेवर को प्रेस करने के बाद उसको वहाँ पे रिस्पॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या मिला था, फूड मिला था। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी स्टिमुलस का काम क्या कर रहा था, यहाँ पे स्मेल कर रहा था, और स्मेल की वजह से उसे पता चला कि आसपास उसके फूड है। और उसके बाद उसने यहाँ पे प्रयास किए, यानी कि यहाँ पे लेवर को यहाँ पे प्रेस किया, जिसके बाद उसको यहाँ पे फूड मिल गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लॉ ऑफ लर्निंग निकाले गए थॉर्नडाइक के द्वारा, जिसे हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और एक बार यूटेट की परीक्षा में हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, 4 वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। एक था लॉ ऑफ इफेक्ट, अगला था लॉ ऑफ रेडीनेस, एक था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और एक यहाँ पे अलग सा एक लॉ यहाँ पे फ्रेम करके दिया गया था। तो देखिए, प्राइमरी लॉ के अंदर 3 अलग अलग लॉ काउंट होते हैं। पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर हमें ये बताया जाता है कि यदि हम बच्चे को पॉजिटिव तरीके से री-इन्फोर्स करेंगे, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से ट्रीट करेंगे, तो बच्चे में एक अच्छा इफेक्ट दिखेगा, और हम नेगेटिव तरीके से ट्रीट करेंगे तो हमें नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला था लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस हमें ये बताता है कि यहाँ पे बच्चा भी किसी कार्य को करने के लिए रेडी होना चाहिए, बच्चा भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा अगला ये जो लास्ट लॉ है प्राइमरी लॉ के अंदर, यह है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हमें बच्चे को प्रयास कराने हैं, बच्चे को यहाँ पे प्रैक्टिस करानी है। तो देखिए, ये जो 3 लॉ ऑफ लर्निंग है, जिसे हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं, ये हमें थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी के अंदर दिए थे। अब चलिए कुछ और लर्निंग थ्योरीज को हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अगली थ्योरी, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि हमें पेवलोव द्वारा दी गई थी। और इनकी थ्योरी के अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है, जो कि एक डॉग के ऊपर कंडक्ट किया गया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 2 फ्लो चार्ट रेडी किए हैं। पहला है नो कंडीशनिंग, यानी कि डॉग को कंडीशन करने से पहले अगर डॉग के सामने फूड रखा जाता था, खाना रखा जाता था, तो वो सलाइवेशन करता था, यानी कि उसकी लार टपकती थी। पर उसके सामने अगर एक बेल रखी गई, एक घंटी रखी गई, तो यहाँ पे वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। ये कब देखा गया? जब उसे कंडीशन नहीं किया गया था। पर जब उसे क्लासिकली कंडीशन किया गया, यानी कि क्या किया गया, जब उसके सामने एक फूड रखा गया और उसके सामने फूड के साथ साथ यहाँ पे बेल भी बजाएगी। तो देखिए, फूड और बेल जो है ये साथ साथ में बज रही थी। तब क्या हुआ, डॉग यहाँ पे फूड को देख के और घंटी की आवाज़ सुन के यहाँ पे वो सलाइवेशन कर रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद क्या किया गया, यहाँ पे फूड को हटा दिया गया और बस यहाँ पे बेल को बजाया गया। तो डॉग को ये लगा कि जब बेल बज रही है तो यहाँ पे उसके आसपास फूड भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो अब कंडीशनड हो गया था, जिसकी वजह से वो सलाइवेशन कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने अकेले यहाँ पे फूड को रखा था तो पहले वो सलाइवेशन कर रहा था, पर जब यहाँ पे डॉग जो है वो कंडीशनड हो गया, यानी कि फूड के साथ बेल भी साथ में बजाई गई, तो उसके बाद वो कंडीशनड होने के बाद बेल की आवाज़ में भी वो सलाइवेशन कर रहा था। तो इस तरीके से पेवलोव बताते हैं कि अगर हम स्टूडेंट को कंडीशन कर दें तो वो उसी तरीके का हम लोगों को रिस्पॉन्स देंगे। अब चलिए अगली लर्निंग थ्योरी डिस्कस करते हैं, जो कि बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, हमें यहाँ पे बता रखा है, इसे हम सोशल कोग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारी परीक्षा में पूछा जाए कि सोशल कोग्निटिव थ्योरी कौन सी है, तो ये बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को ही बोला जाता है। और इस थ्योरी के अंदर ये बताते हैं कि ये बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, इसको ये स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से ये जाना जाता है, जिसके अंदर बच्चों को यहाँ पे 3 अलग अलग मूवीज़ दिखाई गई। पहली मूवी के अंदर एक इंसान इस बोबो डॉल को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, तो बच्चे भी इसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे क्या करेंगे,
अडाप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखा गया दूसरी मूवी के अंदर एक इंसान उस बोबो डॉल को बहुत अच्छे तरीके से स्ने कर रहा था। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे उसके बिहेवियर को वहाँ पे कॉपी कर रहे थे। और तीसरी मूवी के अंदर उस बोबो डॉल को एक इंसान बस वहाँ पे इग्नोर कर रहा है। तो जिस बच्चों ने यहाँ पे तीसरी मूवी देखी वो बोबो डॉल के साथ कोई भी रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से बेंड्यूरा ये बताते हैं कि बच्चा क्या करता है, सोशल लर्निंग करता है। जैसा वो दूसरों को देखता है वैसा वो बिहेवियर दूसरों के साथ वहाँ पे करता है। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें बच्चों की मॉडलिंग करनी होगी, जिसके यहाँ पे 4 हमें स्टेप बताए गए हैं। पहला हमें यहाँ पे स्टेप बताया गया, हमें बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ गेन करना होगा, जिसको यहाँ पे अटेंशन के नाम से हमें बताया गया है। इसके बाद जब बच्चा हमारी तरफ अपना अटेंशन ले आए तो हमें उसे रिटेन रखना होगा, यानी कि अपनी तरफ बच्चे को अट्रैक्ट करके रखना होगा हमें काफ़ी समय तक, ताकि बच्चा हमारी बात को सुने और कुछ नई चीज़ यहाँ पे समझे। इसके बाद अगला है रिप्रोडक्शन, यानी कि इससे बच्चा कोई नई चीज़ यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा, कोई नई चीज़ यहाँ पे सीखेगा और लास्ट में यहाँ पे बच्चा मोटिवेट हो जाएगा किसी नए कार्य को करने के लिए। तो ये जो 4 मॉडलिंग के स्टेप है ये हमें बेंड्यूरा ने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर हमें बताया। अभी हमने डिस्कस किए लर्निंग थ्योरीज को, अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। अब हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन, जिसे हम सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है, एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसके अंदर हम बच्चे को सोसाइटी से लिंक करते हैं, यानी कि एक सामाजिक प्राणी यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है जो समाज के मापदंड हैं यानी कि नॉर्म्स हैं और जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे बच्चे को लिंक करना, उनसे बच्चे को कनेक्ट करना ही यहाँ पे सोशलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए जरा आगे हम डिस्कस करते हैं जो बेसिक क्वेश्चन हमसे यूटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कितने टाइप की सोशलाइजेशन होती है। तो ये 2 तरीके की सोशलाइजेशन होती है, एक होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसे हम प्राथमिक सामाजिकरण के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसे हम द्वितीय सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है आमतौर से बच्चे का घर में देखा जाता है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है ये फैमिली से स्टार्ट होता है और फ्रेंड्स भी जो हैं, ये दोस्त भी जो हैं, पीयर ग्रुप, ये भी हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन के पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन आते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्कूल हो गया, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी हो गई, ये हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट माना जाता है। अभी हमने डिस्कस किए टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, अब हम डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण किन की मदद से होता है। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है ये फैमिली से शुरू होता है। इसके बाद अगला है स्कूल, यानी कि जब हम स्कूल जाते हैं तब हम और सोशलाइज होते हैं और सामाजिक प्राणी बनते हैं। इसके अलावा अगला है पीयर ग्रुप, यानी कि जो हमारे दोस्त होते हैं। इसके अलावा अगला है मास मीडिया, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिसकी मदद से जो संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, ये भी हमें सोशलाइज करता है। इसके अलावा अगला है जो हमारा रिलीजन होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है बेसिकली। तो अभी हमने डिस्कस किया सामाजिकरण सोशलाइजेशन। इसमें मेनली हमसे पूछा जाता है कि कितने टाइप की सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसके अलावा इनके मेन एजेंट क्या होते हैं ये हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यूटेट की परीक्षा से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।